The one who thinks he can and the one who thinks he can't are both usually right. With this quote, I welcome you all in today's lecture. But before that, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है। इस महामारी से बचाव और सही जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फ़तेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। खुद को इस महामारी से बचाने के लिए हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनें और हाथों को साबुन आदि से साफ़ रखें, हाथ मिलाने और आँख, नाक, मुंह को छूने से परहेज़ करें, लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। Now I am going to teach you a subject called metrology and instrumentation. We will start with first chapter, that is introduction. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और इन दोनों का डिफरेंस। नाउ व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी? जैसे फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, ऐसे ही मेट्रोलॉजी भी साइंस है जिसमें हम अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करते हैं। तो इस तरह से मेट्रोलॉजी में हम अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट के यूनिट्स, मेजरमेंट की एक्यूरेसी, मेजरमेंट करने का मेथड और साथ में पॉसिबल एरर्स को भी स्टडी करेंगे। मान लो हमें इस पर्सन का भार फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम वेइंग मशीन नाम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अगर हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम मेजरिंग टेप नाम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, और अगर हमें किसी टायर के अंदर का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम प्रेशर गेज नाम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह अलग अलग क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और एक इंजीनियर के लिए इन सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। एज ए रूल, किसी अथॉरिटी द्वारा एस्टैब्लिश कोई वस्तु जिसे किसी फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हम तीन तरह के स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड और वेवलेंथ स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम दो एनग्रेव्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरह के स्टैंडर्ड को लाइन स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर हम दो फ्लैट पैरेलल सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरह के स्टैंडर्ड को एंड स्टैंडर्ड कहते हैं। और अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरह के स्टैंडर्ड को वेवलेंथ स्टैंडर्ड कहते हैं। इसे और क्लियर करने के लिए अब हम लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल देखेंगे। एक सिंपल ऑर्डिनरी स्केल लाइन स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली दो एनग्रेव्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेजेस इस तरह के इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम दो फ्लैट पैरेलल सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इस सारे टॉपिक को हम सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं। हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं, अगर हमें एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली वही रिज़ल्ट मिलता है तो इसे एक्यूरेसी कहते हैं, और अगर हमें एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली बार बार वही रिज़ल्ट मिलता है तो इसे प्रिसीजन कहते हैं। अब हम
आने वाली स्लाइड्स में आर्चरी या तीरंदाजी खेल का एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। इस खेल में एक टारगेट बोर्ड होता है और जिसके सेंटर में एक डॉट होती है और इस डॉट के आसपास सर्कल्स बने होते हैं। अब एक पर्सन बॉ की हेल्प से एरोस को इस टारगेट बोर्ड पर हिट करता है। हर पर्सन की कोशिश होती है कि वो सेंट्रल डॉट पर एरोस को हिट करे, क्योंकि ऐसा करने से मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम अलग अलग केस स्टडी करेंगे जिसमें हर पर्सन सेंट्रल डॉट को हिट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले पर्सन ए ने एक एरो चलाया और ये एरो सेंट्रल डॉट पर जाकर हिट हुआ, तो हम कहेंगे कि पर्सन ए का निशाना एक्यूरेट है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम चाहते थे हमें वही रिज़ल्ट मिला। अब पर्सन ए ने 2 एरोस और चलाए और ये दोनों एरोस भी सेंट्रल डॉट पर जाकर हिट हुए, तो हम कहेंगे कि पर्सन ए का निशाना प्रिसाइस भी है, क्योंकि हमें बार बार सेम रिज़ल्ट मिला। इस तरह से पर्सन ए का निशाना एक्यूरेट भी है और प्रिसाइस भी। अब पर्सन बी ने 3 एरोस चलाए, जिनमें से एरो 1 सेंट्रल डॉट पर हिट हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि पर्सन बी का निशाना एक्यूरेट है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम चाहते थे हमें वही रिज़ल्ट मिला। जबकि एरोस 2 और 3 सेंट्रल डॉट पर हिट ना होकर इसके पास में वाइट और रेड सर्कल पर हिट हुए, इसलिए हम कहेंगे कि पर्सन बी का निशाना प्रिसाइस नहीं है, क्योंकि हम जो रिज़ल्ट चाहते थे हमें रिपीट करने पर सेम रिज़ल्ट नहीं मिला। इस तरह से पर्सन बी का निशाना एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइस नहीं है। अब पर्सन सी ने 3 एरोस चलाए और इन तीनों एरोस में से एक भी एरो सेंट्रल डॉट पर हिट नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि पर्सन सी का निशाना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम चाहते थे हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। पर क्योंकि ये तीनों एरोस एक ही वाइट सर्कल पर हिट हुए हैं और एक दूसरे के क्लोज भी हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्सन सी का निशाना प्रिसाइस है, क्योंकि रिपीट करने पर हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम रिज़ल्ट मिला है। इस तरह से पर्सन सी का निशाना प्रिसाइस तो है पर एक्यूरेट नहीं है। पर्सन डी ने कई सारे एरोस चलाए, पर इनमें से एक भी एरो ना तो सेंट्रल डॉट पर और ना ही एक दूसरे के पास में हिट हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि पर्सन डी का निशाना ना तो प्रिसाइस है और ना ही एक्यूरेट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी से जुड़े कुछ और पॉइंट्स क्लियर करेंगे। मान लो किसी पर्सन ने सिर्फ एक ही एरो चलाया और वो एरो सेंट्रल डॉट पर जाकर हिट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन का निशाना एक्यूरेट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन का निशाना प्रिसाइस भी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसके बाकी एरोस सेंट्रल डॉट पर हिट ना करें। इस तरह से सिर्फ एक वैल्यू के बेस पर हम एक्यूरेसी का तो पता लगा सकते हैं, पर हम प्रिसीजन का पता नहीं लगा सकते। प्रिसीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, ये इमेज प्रिसीजन का एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे एरोस एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड हैं या इनका स्प्रेड बहुत कम है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रिसाइस होने के लिए वैल्यूज़ का स्प्रेड कम होना चाहिए। अगर वैल्यूज़ का स्प्रेड ज़्यादा होगा तो वो वैल्यूज़ प्रिसाइज नहीं होंगी। अब हम इस टॉपिक को एक टेक्निकल एग्जांपल से भी समझेंगे। एक सिलेंडर का ट्रू डायमीटर 20.00 mm है। 4 इंस्ट्रूमेंट्स A, B, C और D, जिनमें से हर एक इंस्ट्रूमेंट
इस सिलेंडर के डायमीटर की तीन रीडिंग्स लेता है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज। फॉर इंस्ट्रूमेंट ए मेजर्ड वैल्यू 20.00, ट्रू वैल्यू 20.00। क्योंकि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों सेम हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ए एक्यूरेट है। साथ में इंस्ट्रूमेंट ए के लिए तीनों रीडिंग्स सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ए प्रिसाइज भी है। फॉर इंस्ट्रूमेंट बी मेजर्ड वैल्यू 20.00 एंड ट्रू वैल्यू 20.00, इसलिए हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बी एक्यूरेट है। पर क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बी के लिए जो रीडिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बी प्रिसाइज नहीं है। फॉर इंस्ट्रूमेंट सी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट सी एक्यूरेट नहीं है। पर क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सी की तीनों रीडिंग्स सेम हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट सी प्रिसाइज है। सिमिलरली फॉर इंस्ट्रूमेंट डी मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट डी एक्यूरेट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट डी के लिए तीनों रीडिंग्स भी सेम नहीं हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट डी प्रिसाइज भी नहीं है। नाउ टू सम अप, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।